बाकी कहाँ है? What is this? मुज़म्मिल क्या किया इन दिनों? पढ़ाई हुई? लेक्चर्स लिए? जियोग्राफी एंड सोसाइटी। ये जो अभी ये आई थी मेरे ऑफिस में, ये क्या नाम है इसका? हाँ, इसको नहीं लेना है लेक्चर। अच्छा, शी इज फ्रॉम सीनियर बैच। पंक्चुअल नहीं रहती है, बोल रही थी सर मुझे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ा। मैंने बोला उन्होंने जो पढ़े स्टूडेंट्स ने तो बीमार थी। क्या किया हमने लास्ट लेक्चर में? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर ओन बिजनेस। व्हाट डिड वी डिस्कस इन दैट लेक्चर? We were done with qualitative tools of monetary policy and that's very important. Monetary policy committee. Tell me highlights of monetary policy committee. 5 important highlights. It was constituted in 2016. It's a 6-member committee. Yeah. 3 are from Reserve Bank of India and 3 are from Government of India. Huh. RBI governor chairperson. RBI's governor is the chairperson of monetary policy committee. That's important. Okay. What's the term of those who are from Government of India? Their term is 4 years. Can they be re-elected again? They can't be. And what's inflation targeting? 4+9. So we in the monetary policy committee, we have now kept a target of 4% inflation in our country. It can go +2 or -2. It should not go beyond 6%, and it should also never go lower than 2%. So it has to be in the range of 2 to 6. Most suitably it could be 4%. So वही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट रहेगा हमेशा अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन रखने का। अब अगर मॉनेटरी पॉलिसी ने वो नहीं रख पाई इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 3 months consistently या consecutively, what will happen to MPC? So it has to be answerable before the government. ठीक है ना? तो सारा पता है आपको। Today we will see मेरे dears another important policy that is called as fiscal policy. जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिटेल में पढ़ी ना सारी, ऐसे हम देखेंगे आज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी fiscal policy of India. So मेरे dears, have you heard about fiscal policy? Huh? Adil, what is fiscal policy? See, पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे, whenever you see the term physical in economics, जब भी फिजिकल पे कभी कभार बात आएगी ना, while going through different topics of economics, you will encounter this term many a times. Physical is always somewhat related to taxation. जब भी फिजिकल की बात आती है ना इकोनॉमिक्स में, तो आपका दिमाग जल्दी जाना चाहिए यार कुछ टैक्सेशन के अराउंड कुछ ना कुछ होगा, है ना? कोई दंगा होगा टैक्सेशन के साथ। तो फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन मॉनेटरी पॉलिसी वी डिडंट सी एनीथिंग अबाउट टैक्सेस, वी वर जस्ट डिस्कसिंग रेट्स, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, टैक्सेशन का कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फिजिकल पॉलिसी, तब इसका नाम है फिजिकल। फिजिकल इट्स अ लेटेंट टर्म व्हिच मीन्स ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल होता क्या है? फिजिकल मीन्स ट्रेजर, जो गवर्नमेंट का ट्रेजर है, खजाना है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल। समझ आए ना? फिजिकल इट इज अ लेटेंट टर्म derived from a Latin term which means, जिसका मतलब है treasure of the government। तो मेरे डियर्स, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा ना कि इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री। सेम इज द फिजिकल पॉलिसी, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी?
Shabash, very good. Macroeconomic policy means large aggregate that affects the economy as a whole. ये किसी पर्टिकुलर सिटी को इफेक्ट नहीं करेगी, ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ये सारी इकोनॉमी के लिए, ये एक एग्रीगेट कंसेप्ट है. We discuss this in macroeconomics. So it's a macroeconomic policy whose motive is to maintain price stability, to promote economic growth in the country, to reduce inequality. अभी नहीं लिखना है, अभी खाली मैं बेस बना रहा हूँ टॉपिक के. To reduce inequalities in the income level, जो inequality है, आधे लोग बहुत अमीर बनते हैं दिन दिन, आधे बेचारे बहुत गरीब होते जा रहे हैं, इसको रिड्यूस करना है. इनइक्वालिटीज इन द इनकम लेवल, इसको हम फाइट करते हैं थ्रू फिजिकल पॉलिसी. टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अनएम्प्लॉयड पीपल. हमारी कंट्री में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको फाइट करना है. वी फाइट इट थ्रू फिजिकल पॉलिसी. टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अवर कंट्री. अपनी कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें बढ़ाना है. लोग बेचारे बहुत गरीब है. द पर कैपिटा इनकम ऑफ अवर कंट्री इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर एडवांस्ड नेशंस. हम कैसे अचीव करें पर कैपिटा इनकम उनकी तरह, तो हम टूल करते हैं यूज, एक बड़ी पॉलिसी करते हैं हम यूज. वी कॉल दैट एज फिजिकल पॉलिसी. तो वो जो प्राइस स्टेबिलिटी मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो यहां भी रहता है मेन ऑब्जेक्टिव. ना हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो, ना डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन आ जाए हमारी इकोनॉमी में. इन तमाम चीजों को अचीव करने के लिए हम लाते हैं अपनी फिजिकल पॉलिसी. इन द मॉनेटरी पॉलिसी वी सा it's framed by monetary policy committee of Reserve Bank of India, but that is not the case with fiscal policy. Fiscal policy is framed by the government of the country. इसको गवर्नमेंट खुद फ्रेम करती है. Ministry of Finance, that is the part of our government. The fundamental difference between fiscal policy and monetary policy is, in case monetary policy role is played by Reserve Bank of India, but RBI has no role at all in case of fiscal policy. यहाँ पे रोल है किसका? गवर्नमेंट का. ये पॉइंट आपको पहला याद रखना है. वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यहां पे नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है. वी कॉल इट एज, ये जो मेरी डियर फिजिकल पॉलिसी है ना, इसका और एक नाम है बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. वी कॉल इट एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, या और इट्स ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, या इसको बोलते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द डियर्स. इट्स ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो मेरे डियर्स, जो बजटरी है ना, डिटेल में मुझे लिखाने हैं, थ्योरी लिखाने हैं, खाली अभी डॉट्स आप याद रखें. पढ़ना क्या है फिजिकल पॉलिसी में, पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्टरी. व्हाट इज बजट? तो बजट कब पास हुआ? 2023 का. रिसेंटली, मुझे भी याद है कब. तो बजट पास होता है मेरे डियर्स ऑन 1 Feb, है ना, एंडिंग मार्च 1 Feb से अब बजट पास होता है. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पहले हुआ करता था ऑन द 1 April. एंडिंग मार्च सेशन कंप्लीट होता था फाइनेंशियल ईयर, फिर अप्रैल में, या एंडिंग Feb. अब हमने चेंज किया, 1 Feb पे ही आता है हमारा बजट. तो बजट में मेरे डियर्स, इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. करंटली वी हैव मैम निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. तो वो उस बजट में मेरे डियर्स अपने टारगेट्स दिखाते हैं. व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ अवर कंट्री फॉर दिस ईयर. हमें किस सेक्टर में कितना खर्च करने का प्लान है. फॉर द हेल्थ सेक्टर वी हैव केप्ट 60,000 crores. फॉर द डिफेंस सेक्टर आवर प्लान इज टू गो फॉर 25,000 crores. एजुकेशन सेक्टर वुड बी आवर प्रायोरिटी, हम बहुत खर्चा करेंगे एजुकेशन पे. वो सब कुछ वो बजट में बोलती है. तो फिर उस पर इकोनॉमिस्ट एनालिसिस करते हैं, थोड़ा बातचीत रहती है, डिस्कशंस रहते हैं, टेलीविजन पे बोलते हैं क्या क्या पॉजिटिव्स है हमारे बजट में, क्या नेगेटिव्स रहे, कौन कौन से सेक्टर्स इग्नोर किए गए. तो गवर्नमेंट अपना प्लान दिखाती है, मुझे एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पे करनी है. समझ आई ना. तो ऐसे ही आपका पापा बोलता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, इस साल हमारे प्लान्स ये है अपनी फैमिली में. भाई बड़ा है, इसकी शादी होनी चाहिए इस साल, ये एक बड़ा प्लान है. हमें वो वहाँ पे ज़मीन का वो इशू है, वो भी सेटल होना चाहिए इसी साल में. और यहाँ पे ये शॉप 2 है, इनके ऊपर और 2 शॉप्स बनाने, ये भी रहेगा हमारा प्लान. वो ये एक्सपेंडिचर आपका पापा दिखाता है. ऐसे ही निर्मला सीतारमन बजट में बोलती है गवर्नमेंट के ये प्लान्स है. हमें कश्मीर को कनेक्ट करना है विद रेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे खर्च आ रहा है इतना, तो वो हमें करना है ज़रूरी. रेलवे लाइन वहाँ पे लेनी है. हमें बॉर्डर्स पे फोर्सेस के लिए ऐसे हाईवेज बनाने हैं द वे चाइना इज मेकिंग, उस पर इतना खर्चा आएगा. सो एवरीथिंग इज डिस्कस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट. समझ आइए. सो दैट इज द एक्सपेंडिचर पार्ट.
अभी तक पापा बोल रहा था एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड बोलता है फिर पापा रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा फैमिली को। तो वहाँ पे वो बोलता है भाई को आपको तो शादी हमें करनी है, लेकिन आपके लिए भी एक टारगेट है, आपको बहुत मेहनत करनी है। आप पैसे कमा के लाओ, प्राइवेट में काम करो, कहीं पे भी करो, थोड़ा सा पैसे आप भी बचाओ, 1 लाख आपके तरफ से आना चाहिए फैमिली को। बेटी होगी उसको भी बोलता है आप भी अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत करना, आप इतना ज़्यादा खर्चा करते हो, उन पर थोड़ा आपको रोक लगानी है, क्योंकि हमारे प्लान्स बड़े हैं। क्योंकि देखता है पापा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। फिर बोलता है मेरे पास भी मेरी सैलरी आती है 60,000 की, आई टू विल ट्राई माई बेस्ट टू सेव 20,000 आफ्टर एवरी मंथ, सो दैट आफ्टर 8 months 2 लाख वुड बी विद मी एज वेल। समझ आई बात? तो वो अपने रेवेन्यूज दिखाता है, अपने एक्सपेंडिचर्स भी दिखाता है। ऐसे ही निर्मला सीतारमण वुड से कि मेरा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। रेवेन्यू वुड बी द फर्स्ट सोर्स, मेरे टैक्सेस जो है, टैक्सेस हमें लोगों पे लगाने हैं, इनकम टैक्स पे, और जरूरी हर एक लोग पर्सन को वो पे करना है, उस पर नजर रहेगी गवर्नमेंट की। दैट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तेरे पापा, तेरी फैमिली इनकम का सोर्स है पापा की सैलरी, या आपके घर में बाग है, या आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अपना है, उससे रेंट आता है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टूल होता है टैक्सेशन। वो जो टैक्स लगाती है लोगों पे, इशफाक सर की इनकम है 1 लाख, मुझे इस पे टैक्स देना है, एवरी ईयर आई हैव टू पे 2 लाख एज माई इनकम टैक्स। वो कहां जाता है? वो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू है। ऐसे गवर्नमेंट को आएगा थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी से। बिजनेस पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, इनको जीएसटी 18% लगता है अपने गुड्स पे, वो पैसा सारा जाता है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट की ओर। या गवर्नमेंट को हमें फी देना पड़ता है। मैं अपने जमीन के कागजात बना रहा हूं, मैंने लैंड कहां से लिया है, तो मुझे पहले ही फी भरना पड़ता है 2000 का, फिर कागज बनाएगा मेरा पटवारी जो होगा कंसर्न या तहसीलदार। वो फी कहां गया? वो गया ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट में, क्योंकि फिस्कल मीन्स ट्रेजर, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ऐसे ही किसी ने बाहर रोड पे वायलेट किया एनी ट्रैफिक रूल, तो उसको चालान देना है 1500 रुपए का, वो कहां जाएगा? वो ट्रैफिक पुलिस वाला बेचारा अपने जेब में नहीं रहेगा, वो वहीं पे आपको रिसीट देता है, आपका चालान कट गया, 1500 जाएंगे टू द गवर्नमेंट। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, शी विल टेल दीज आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू अस। यहां से हमें पैसे निकालना है, पैसा लाना है, ये लोन्स है, इतना डिसइन्वेस्टमेंट हमें करना है अपनी इकोनॉमी में, और ये हमारे एक्सपेंडिचर्स है। दैट्स ऑल बजट। वही मेरी फिजिकल पॉलिसी है मेरे डियर्स, क्योंकि इट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल पॉलिसी में हम दिखाते हैं कि मेरा रेवेन्यू कहां से आएगा मेरी गवर्नमेंट के लिए, और मेरे खर्चे कहां पे मुझे करने हैं, एक्सपेंडिचर्स। मुझे अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, अपने इंप्लॉइज पे इतना खर्च करना है, लोगों को इतनी सब्सिडीज देने हैं, इतने हॉस्पिटल्स मुझे बनाने हैं, इतना टारगेट है, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हमें इस साल बनाने हैं, और यहाँ से मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने हैं, इतने एयरपोर्ट्स, इतने रेलवे लाइन्स लगानी है, हाईवेज बनाने हैं। ये सारे एक्सपेंडिचर्स एंड सारे रेवेन्यूज जो होते हैं, दीज आर ऑल डिस्कस्ड इन फिजिकल पॉलिसी। सो इन फिजिकल पॉलिसी वी डोंट स्टडी अबाउट दोज रेट्स, रेपो रेट एंड ऑल। यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे भी डिटेल में हो जाएंगे, डिटेल डिस्कस। और टैक्सेशन के क्या क्या टूल्स गवर्नमेंट यूज करेगी, डायरेक्ट टैक्सेस के, इनडायरेक्ट टैक्सेस के, या अगर गवर्नमेंट को बारो करना पड़ा, कहाँ से ये लोन्स लाएगी, कहाँ से ये लोन्स देगी, वो सारा डिस्कस होता है कहाँ? फिजिकल पॉलिसी में। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ आई यहां तक बात? आई होप यू गॉट इट। आप लिखो, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, it is a macroeconomic policy इसको ऑफ करना था, इसको कैप्चर करना है, कर ऑफ, हाँ से छोटा ही बनाना है तभी।